इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के बीच क्लास 12th का इकोनॉमिक्स आर्ट्स स्ट्रीम का पिछले 20/2/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ, वे एग्ज़ाम में हम लोग जो है देखेंगे इकोनॉमिक्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 30 तक जो क्वेश्चन पूछा है, आप सभी कितना सही बनाए हैं और कौन कौन सी गलत क्वेश्चन कर गए हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी आप सभी के बीच जो है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन 1 से 30 हम लोग देखेंगे और बारी बारी से आप लोग मिलाते चले जाएंगे कि आप कितना सही किए हैं। इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो हैं कितना नंबर इकोनॉमिक्स में लेकर आ रहे हैं। आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपके बीच ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बता दें बच्चों कि भारत में जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो है निजी संस्था और सार्वजनिक दोनों मिलकर के जो है सरकार चलाती है। हालांकि दुनिया में जो है 3 तरह की अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये देखिए कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी किसको कहते हैं, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी भी कहा जाता है। यानी पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का जनक जो है एडम स्मिथ है, ठीक है ना। समाजवादी किसको कहते हैं, और वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का नियंत्रण हो, उसे समाजवादी कहा जाता है। यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है सोशलिज्म इकोनॉमी को ही कहा जाता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाएं जो है मिलकर के अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो भारत में जो है प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से संसाधन का एक उदाहरण कौन सा है। आपके बीच ऑप्शन है औजार, मशीन, कौशल और इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी मूल्यवान वस्तु संसाधन कहलाती है ना। संसाधन शब्द का तात्पर्य है हमारे आसपास की किसी भी चीज से है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं औजार हमें मदद करती है, मशीन भी मदद करती है, और हमारे अंदर जो छिपी हुई स्किल है, कौशल है, ये भी हमें कहीं ना कहीं मदद करता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन सरकार या केंद्रीय सत्ता कर सकती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, केंद्रीयकृत योजना अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, या डी में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जहां पर सरकार की बात है या केंद्रीय सत्ता की बात है, तो जो है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसको जो है सोशलिज्म इकोनॉमी भी कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। और कार्ल मार्क्स का जो किताब का नाम था द दास कैपिटल, द दास कैपिटल जो है उनका किताब का नाम था, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि भारत के संदर्भ में जो है योजना आयोग एक बनाया गया था 15 मार्च 1950 को जो है एक संस्था बनाई गई थी, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के जो द्वारा जो है भारत में योजना, पंचवर्षीय योजना जो है लागू की थी, ठीक है। और 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 के बीच जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो भारत में भी जो है
केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। और 15 मार्च 1950 को जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी। और प्लानिंग कमीशन की स्थापना जो है, प्लानिंग कमीशन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा जो है वो योजना जो है तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो केंद्रीकृत योजना किसको कहा जाता है? समाजवादी। चूंकि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्राइवेट सेक्टर भी है और यहाँ जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए या कहीं अपने देश को आर्थिक विकास के लिए जो है योजना तैयार करती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये आपका सी होगा, किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो देखिए पूर्ति वक्र जो है, पहला आपका ऑप्शन है पूर्ति वक्र, दूसरा है बजट रेखा, तीसरा है कुल उपयोगिता और डी है कुल लागत वक्र, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव स्लोप, ऊपर से नीचे आ रहा है नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ तो बोल ही रहा है कि नेगेटिव ढाल, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढाल। तो नेगेटिव जो है वो बजट रेखा का है, ठीक है। ये तो नीचे से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये तो दोनों पक्ष पाया जा रहा है। लेकिन इसमें जो है ऊपर से नीचे की ओर जो कर्व आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर आने का मतलब है ये नेगेटिव स्लोप है, यानी ढाल कैसा है? ऋणात्मक है। तो आपका चौथा का जो सही आंसर होगा आपका बजट रेखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का व्यय स्थिर रहता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? ये जो है, चूंकि मांग की लोच जो है 3 मेथड से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है ज्योमेट्री मेथड और एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड के हिसाब से जब कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता का जो व्यय स्थिर रहता है, यानी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उससे रिलेटेड बोल रहा है किस प्रकार की मांग की लोच होगी। तो आपके बीच ऑप्शन है लोचदार, बी में है शून्य लोचदार, सी में है इकाई लोचदार और डी में है बेलोचदार। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब था कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, देखिए यहाँ 10 रुपये प्राइस था, उस समय क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहा होता है? 9 इकाई कर रहा होता है, 9 यूनिट्स कर रहा होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जितना प्राइस है और कितना यूनिट खरीदा जा रहा है, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 9 जा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी जो है कोई भी उपभोक्ता जो है 90 रुपये खर्च कर रहा होता है, यानी व्यय कर रहा होता है। फिर जैसे ही 10 रुपये से घटकर 9 रुपये हो जाता है, तो ये क्वांटिटी बढ़ा करके 10 कर देता है। तो 9 दही कितना हो जाएगा? 90, यानी 9 10 जा कितना होगा? 90। अब यहाँ देखिए, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी बल्कि कुल व्यय स्थिर रहता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप भी जो है कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब है मांग इकाई के बराबर है, अर्थात ईडी बराबर 1 है, यानी इकाई लोचदार है। क्या है? इकाई लोचदार। तो आपका जो है पांचवा का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इकाई लोचदार। इकाई लोचदार को ईडी इज इक्वल टू 1 कहा जाता है। और 1 इस परिस्थिति में जो है चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी का बॉक्स जो होता है बिल्कुल जो है क्या होगा? इक्वल होगा। इसीलिए बोला जाता है कि ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। दो वस्तुओं x तथा y के लिए बजट रेखा का समीकरण जो है 2x + 3y इज इक्वल टू 20 है। रेखा की ढाल क्या होगी? देखिए बच्चों, बजट जो होता है ना, बजट का जो रेखा होता है इस टाइप का होता है बजट रेखा, ठीक है ना। और इस बजट रेखा को जिस बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व स्पर्श करता है, टेंजेंट करता है, उस बिंदु पर जो है बजट रेखा का ढाल होता है, ठीक है। बजट रेखा का ढाल कहाँ पर होता है? तो जहां पर बजट रेखा को, यानी ए, मान लो कि ये ए बी रेखा है, ए बी रेखा को जो है इंडिफरेंस कर्व को उदासीनता रेखा भी कहा जाता है। तो जिस बिंदु पर ये क्या करेगा? इंटरसेक्ट नहीं बल्कि टेंजेंट करेगा, यानी स्पर्श करेगा, उस बिंदु पर जो है बजट रेखा का ढाल होता है। अब सवाल है
कि यहाँ जो है इधर दिखाता है, देखिए बजट रेखा जो है ना दो वस्तुओं को संयोग को बताता है। इधर मान लीजिए वाई वस्तु का संयोग को बता रहा है और इधर जो है एक्स वस्तु को दिखा रहा है, यानी गुड्स जो है एक्स दिखा रहा है और इधर जो है गुड्स वाई दिखा रहा है। यानी यहाँ पर जो है प्राइस ऑफ वाई को दिखा रहा है और इधर जो दिखा रहा है वो प्राइस ऑफ एक्स को दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है कीमत रेखा का जो ढाल होता है वो उदासीनता रेखा के ढाल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है MRS, ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ फ्लक्चुएशन। इसका जो है एक्स वाई का हम फ्लक्चुएशन निकालना चाह रहे हैं, यानी ढाल निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्राइस ऑफ एक्स बाय हो जाता है प्राइस ऑफ वाई। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। बजट रेखा का जो ढाल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मार्जिनल रेट ऑफ फ्लक्चुएशन एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या होता है प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई। अब यहाँ प्राइस ऑफ एक्स कितना है? 2 है, बस समझिए 2 है। ठीक है, और यहाँ अगर आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है ना क्या है कि एक्स वस्तु का जो है 4 यूनिट खरीद रहा है और वाई वस्तु का जो है भी 4 यूनिट खरीदा जा रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए ढाल कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्राइस ऑफ एक्स कितना है आपका? 2 और प्राइस ऑफ वाई कितना है? 3। तो यहाँ भाग दे दीजिए। इसको डिवीजन जब देंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए अगर डिसिमल निकालेंगे तो 3 छक 18, 3 छक 18 आता रहेगा, यानी 0.66 आ रहा है। तो आपके बीच ऑप्शन है कहीं 0.6, देखिए यहाँ पर 0.6 है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जो है बजट रेखा की ढाल जो है निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बोलता है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले यानी करने वाला एक कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ बोल रहा है मांग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मांग का नियम आप पढ़े हैं कि लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड होता है। जब प्राइस जो है कम होता है तो हम लोग ज्यादा मांग करते हैं और प्राइस जब ज्यादा रहता है हाई रहता है तो हम लोग तो कहीं ना कहीं मांग को क्या प्रभावित कर रहा है? उसका प्राइस यानी साधनों की कीमत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि उत्पाद और उत्पत्ति के साधनों के बीच का यानी बीच के संबंध को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है? इक्वेशन से समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्स को उत्पाद कहा जा रहा है, यानी इसको कहा जा रहा है। अब यहाँ उत्पाद इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ये उत्पत्ति के साधन है। मान लेते हैं उत्पत्ति के साधन 2 हैं, लेबर और कैपिटल, यानी कह सकते हैं श्रम और पूंजी है। तो श्रम और पूंजी और उत्पाद क्वांटिटी ऑफ एक्स के बीच जो है फलनात्मक संबंध है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? आपके बीच ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। उपयोगिता फलन, ये तो नहीं होगा। लागत फलन, उत्पादन फलन या आगम फलन। तो यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। ठीक है, तो इसको जो है उत्पादन फलन, चूंकि उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? उत्पादन फलन हो जाएगा। 8वां का सही आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से स्थिर लागत का एक उदाहरण कौन सा है? आपके बीच ऑप्शन है कच्चे माल की लागत, मकान का किराया, फिर है प्रति इकाई बिजली बिल, फिर है कमीशन। तो देखिए यहाँ पर जो है कोस्ट जो होता है, टोटल कोस्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है TFC और एक होता है TVC। अब ये होता है परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आपका ये कच्चा माल आएगा। ठीक है, और यहाँ जो स्थिर लागत का बात कर रहा है, तो जैसे मान ली किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हम लोग मशीन खरीदते हैं या भवन बनाते हैं। ठीक है, तो भवन जो बना रहे हैं तो ये परमानेंटली होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है बंधी लागत कहिए या स्थिर लागत कहिए, ठीक है ना, आपका क्या हो जाएगा? मकान का किराया। बाकी ये सब जो है वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते चले जाते हैं, कच्चे माल खरीदते चले जाते हैं, तो ये तो परिवर्तनशील है। लेकिन मकान का जो किराया है वो मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बोल रहा है कि पैमाने के प्रतिफल किस प्रकार के उत्पादन फलन की व्याख्या है। आपके बीच ऑप्शन है अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, सी में कहता है ए और बी दोनों है और डी में कहता है इनमें से नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि पैमाने का जो प्रतिफल है, ध्यान से सुनिए, अल्पकालीन उत्पादन फलन, अगर हम लोग अल्पकालीन की बात करते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात में बदलता है। यहाँ जो है ना अनुपात में बदलता है, किस में बदलता है, तो अनुपात में बदलता है। लेकिन अगर हम लोग दीर्घकाल की बात करें, ठीक है, तो दीर्घकाल उत्पादन फलन की स्थिति में पैमाना परिवर्तित होता है। पैमाना मतलब है यहाँ पर जो है, जैसे अभी हम लोग टोटल कॉस्ट की बात कर रहे थे, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, या टीएफसी या फिर टीवीसी, दीर्घकाल में दोनों बदलता है, ठीक है, लेकिन अल्पकाल में जो है सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदलता है, तो ये अनुपात में बदलता है। लेकिन यहाँ पर जो है दीर्घकाल में जो उत्पादन फलन है, यानी उत्पादन फलन की स्थिति है, वो पैमाना में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पैमाना का प्रतिफल बोल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा दीर्घकाल में। किस में हो जाएगा, दीर्घकाल में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि परिवर्ती साधन का कुल उत्पाद अधिकतम होता नहीं, इस बिंदु पर इस कर्व को देखिए, यहाँ जो है मैक्सिमम पॉइंट में, और उस समय जो है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, औसत उत्पाद बढ़ता है, सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है, या डी में सीमांत उत्पाद शून्य होता है। तो आपका जो यहाँ जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको बोला जा रहा है वो सीमांत उत्पाद है। तो यहाँ जब ये टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पाद जो है अधिकतम होता है, उस वक्त जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है, सीमांत उत्पाद जो होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। इस लाइन पर अगर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सीमांत उत्पाद शून्य होता है। किस स्थिति में, जब कुल उत्पाद जो है ना टोटल प्रोडक्शन अधिकतम होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि किस प्रकार के बाजार में समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो देखिए आपके बीच ऑप्शन है एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक क्रेताधिकार और अल्पाधिकार। तो ये जो है बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा एक यानी कह सकते एक कीमत होता है। समरूप वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय होता है। तो यहाँ पर जब समरूप वस्तु की बात आएगा तो पूर्ण प्रतियोगिता होगा, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता का जो है संतुलन जो है कहाँ होता है, E1 पर होता है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में बराबर होता है। और दूसरा कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है, ठीक है। तो आपका जो है 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए कौन सा वक्र पूर्ति वक्र होता है। औसत लागत वक्र, औसत आगम वक्र, या सीमांत आगम वक्र, या सीमांत लागत वक्र का बढ़ता हुआ भाग या बढ़ता भाग, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी, सीमांत लागत वक्र का बढ़ता भाग। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहिए या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म आपूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो औसत परिवर्तनशील लागत से ऊपर होता है, ठीक है। यह वक्र जो है शट डाउन बिंदु से शुरू होता है। तो आपको मैं ग्राफ से दिखाता हूं। देखिए इसमें कहता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का आपूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र, देखिए सीमांत लागत वक्र कौन है, ये सीमांत लागत वक्र, ठीक है। और वह भाग होता है जो औसत परिवर्तनीय या परिवर्तनशील लागत एभी से ऊपर होता है, एभी से ऊपर बढ़ता जाता है। कौन, एमसी रेखा, ठीक है ना। तो इसी को जो है बोला जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो है पूर्ति वक्र होता है। ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, पूर्ति होता है, ठीक है ना। कौन, तो सीमांत लागत।
देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 में कि किसी वस्तु की मांग बढ़ने से उस वस्तु की कीमत में क्या होगा। ऑप्शन ए कमी होती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कमी या वृद्धि हो सकती है। तो किसी वस्तु की मांग बढ़ने से उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है ना, अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ जाए तो विक्रेता उस वस्तु की कीमत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो आपका जो है 14 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, संतुलन कीमत की स्थिति में क्या होगा। अधिक मांग होती है, पूर्ति अधिक होती है, मांग और पूर्ति बराबर होती है, न्यून मांग होती है। तो देखिए जब संतुलन की बात है तो मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो ये डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर कीमत संतुलन होता है या संतुलन कीमत की स्थिति पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। आपके बीच ऑप्शन है बड़ा, छोटा, समांतर, इनमें से सभी। तो सही मायने में हो जाएगा बड़ा। क्या होगा, बड़ा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में, एक जो है माइक्रो और एक जो है मैक्रो में बनाया। कौन, रैगनर फ्रिश। रैगनर जो है फ्रिश जो है का किया था इकोनॉमिक्स को सरल और सहज अध्ययन के लिए, जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा था। एक था माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो जो है वो बीएसटी को कहा जाता है, इसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है, और ये ग्रीक शब्द से निकला हुआ है। ये दोनों शब्द जो है माइक्रो और मैक्रो जो है वो किस तरह के शब्द हैं, तो ग्रीक शब्द से बना है, यानी माइक्रोज से बना है। माइक्रो जिसका जो है अर्थ होता है छोटा, इसका अर्थ क्या होता है, छोटा। लेकिन ये जो है माइक्रोज, ये भी ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ जो होता है बड़ा होता है। और इसका जो सही मायने में कह सकते हैं, इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसी को कहा जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का सीधा संबंध क्या होगा, बड़ा से होगा। अगर यहाँ पूछता किस तरह का शब्द से बना है, तो ये ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, तो ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स को जो है दो पार्ट में किसने बांटा है, तो रैगनर फ्रिश ने कहा है। अच्छा, माइक्रो शब्द सबसे पहले कौन उच्चारण किया, तो रैगनर फ्रिश ने किया। इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो रैगनर फ्रिश है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक माना जाता है वो जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। किसको माना जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है मुद्रास्फीति की स्थिति। आप सबसे पहले मुद्रास्फीति को जानिए क्या है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। आपके बीच ऑप्शन क्या क्या है, वस्तु की कीमतों में कमी होता है, वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, उत्पादन में कमी होती है। तो आपका मुद्रास्फीति का सीधा संबंध जो है वस्तुओं की कीमत में वृद्धि से होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 17 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 में द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन है आपके बीच 1936, 1776, 1947 और 1929। 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक जो है एडम स्मिथ का किताब जो है वो प्रकाशन में आया था, यानी प्रकाशित हुआ था। और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक जो पुस्तक जो है कब, फरवरी 1936 में जो है, फरवरी महीना में जो है प्रकाशन में आया था। और ये जो 1936 में जो है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक जो किताब आया था वो जॉन मेनार्ड किन्स का था। किसका था, तो जॉन मेनार्ड किन्स का बुक था। ठीक है, तो आपका यहाँ ऑप्शन क्या हुआ, ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है मजदूरी क्या है। आपके बीच ऑप्शन है, एक श्रमिक की कीमत, बी है प्रति इकाई
श्रम की कीमत, पूंजी की कीमत, भूमिपति का कीमत। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा बी, प्रति इकाई श्रम की कीमत को, यानी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में मिलने वाला धन को जो है मजदूरी कहा जाता है। और मजदूरी की जो गणना होती है प्रतिदिन, प्रति घंटा या प्रति काम के हिसाब से की जाती है। तो जहां प्रति की बात आएगा तो मजदूरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन नंबर में है कि अंतिम वस्तुएं होती हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, पूंजीगत वस्तु या इनमें से सभी। तो पहले ये जानिए बच्चों कि अंतिम वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है। अंतिम वस्तु को उपभोक्ता वस्तु भी कहा जाता है। ये वे उत्पाद होते हैं जिन्हें उपभोक्ता सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता जो है टिकाऊ वस्तु को भी यूज करता है, गैर टिकाऊ का भी यूज करता है, पूंजीगत वस्तु का यूज करता है। तो आपको जो हो जाएगा इसमें इनमें से सभी। चूंकि उपभोक्ता घर भी इस्तेमाल करता है तो घर तो टिकाऊ है। गैर टिकाऊ कह सकते हैं कि दूध से बना हुआ पनीर, आइसक्रीम ये भी यूज करता है, कहीं ना कहीं मशीन भी यूज करता है पूंजीगत वस्तु। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, बोलता है कि निम्नलिखित में से तृतीयक क्षेत्रक की एक गतिविधि कौन सी है। तो आप जान लीजिए कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है तीन तरह के जो है उत्पादक क्षेत्र होता है। एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, एक टर्टियरी होता है। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है उत्पादन यानी कह सकते हैं कृषि, पशुपालन, है ना, और खनन, उत्खनन, वानिकी, जितना भी उत्पादन से रिलेटेड है तो ये प्राइमरी सेक्टर आएगा। फिर सेकेंडरी में है कि उस वस्तु कच्चे माल को जो है विनिर्मित किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। फिर जो टर्टियरी सेक्टर होता है उस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। तो यहाँ आपके बीच क्या क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र की एक गतिविधि। तो गेहूं जाना तो प्राइमरी में आएगा, ये किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। गेहूं से आटा बनाना काम है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, रूप और आकार में बदला जा रहा है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। फिर इस जब आटा बन जाता है तो आटे को बाजार में बेचना ये कहलाता है टर्टियरी। क्या कहलाएगा, टर्टियरी। तो ये जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आटे को बाजार में बेचना होगा। तो 21 का सही आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, माल सूची में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो आपके बीच ऑप्शन है विकृत निर्मित वस्तु, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तु, अविकृत निर्मित वस्तु। देखिए यहाँ पर जो है जो बिक गया है, ठीक है ना, जो बिक गया है वो डेटा से हट जाता है, ठीक है ना। और जो कच्चा माल रहता है, अर्धनिर्मित वस्तु रहता है, या अभी बिका हुआ वस्तु नहीं है, तो ये तीनों तो माल सूची में रहता है, लेकिन जो जो सामान बिक जाता है उसको एडिट किया कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है माल सूची में नहीं सम्मिलित होगा। ठीक है, जो बेचा हुआ सामान रहता है वो माल सूची से हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए कि बोल रहा है कि जीएनपी तथा जीडीपी का अंतर क्या होता है। तो नेशनल इनकम को दो तरीके से मेजर किया जाता है, फैक्टर कॉस्ट से और एक मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ जीडीपी का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि जीडीपी बराबर होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका जीडीपी। अब जीएनपी निकालने के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस डी से, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक। क्या होता है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को नेशनल लाने के लिए जीडीपी में क्या करना होता है, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड को जोड़ना होता है। यानी कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जीडीपी, यहाँ पर जीडीपी और जीएनपी में अंतर बोल रहा है, तो यहाँ दोनों में अंतर देखिए, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं ये ऐड हो जा रहा है, जीडीपी के अंतर्गत जो है कौन ऐड हो रहा है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम ऑफ एब्रोड। इसको कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कॉमर्स में दूसरा कुछ पूछा था, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड था। और आर्ट्स में देखिए ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
कॉमर्स में बच्चों यहाँ पर जीडीपी और एनडीपी में अंतर पूछा था, एनडीपी में, ठीक है, जीडीपी और एनडीपी में अंतर पूछा था, तो उसमें से मूल्य ह्रास, देखिए यहाँ पर जीडीपी में और एनडीपी में क्या आ रहा है, डीपी आ रहा है, नहीं डिप्रिसिएशन आ रहा है, मूल्य ह्रास आ रहा है, तो वहां ये आंसर होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर किन किन चीजों में अंतर पूछ रहा है, जीएनपी और जीडीपी में, तो जीएनपी में और जीडीपी में अंतर देखिए, यहाँ पर जीडीपी है, यहाँ भी जीडीपी है, लेकिन यहाँ पर एनएफआई एक्स्ट्रा हो जा रहा है, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अंतर है। 24 क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से मुद्रा की एक विशेषता कौन सी है, आपके बीच ऑप्शन है, मुद्रा की एक नाशवान वस्तु है, मुद्रा की संचय लागत अधिक होती है, मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, इनमें से सभी। मुद्रा कभी नाशवान नहीं हो सकता, ये बहुत ही मूल्यवान है, लोग कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो मुद्रा तो नाशवान हो ही नहीं सकता है। मुद्रा की संचय लागत अधिक होती है, नहीं, बल्कि इसको संचय करिएगा ना, बैंक में अगर आप डिपॉजिट करिएगा तो इससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, ये सही होगा, आपका सही आंसर जो होगा सी होगा। मुद्रा की जो विशेषता है, मुद्रा सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, यानी कह सकते हैं कि आप मुद्रा से कुछ भी खरीद सकते हैं। मुद्रा जो है ना, मनी इज लिक्विडिटी, मनी जो है तरल रूप में होता है, मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि पानी को गिलास में डाल दीजिए तो गिलास आकार का हो जाता है, पानी को लोटा में डाल दीजिए तो लोटा का आकार का हो जाता है ना। तो ये जो है, इसीलिए मुद्रा जो है सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 25 क्वेश्चन में किस बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है अधिनियम 1934 के तहत बना था, अधिनियम कितना, तो 1934, कब, 1 अप्रैल 1935 को बना था, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, ठीक है। और ये जो है भारत का सेंट्रल बैंक है, यानी केंद्रीय बैंक है, ठीक है। ये 26 क्वेश्चन जो है निम्न में से किस चर का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो ये जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का चैप्टर से है ना। ये कॉन्सेप्ट है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मान लिया जाए इसका जो है 0.6 रहेगा, तो इसका कितना होगा, 0.4 होगा, तब तो दोनों को जोड़ने पर 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर एमपीसी भी जो है 0.6 है और एमपीएस भी 0.4 है, ये दोनों क्या है, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, और ये दोनों मिलकर के 1 हो रहा है, इसलिए आपका आंसर बोल रहा है कि 0 और 1 के बीच जो है क्या होगा, निम्न में से चर का मान 0 और 1 के बीच होता है, किसका, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, गुणक, उपभोग की औसत प्रवृत्ति, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ठीक है, क्या होगा, सीमांत प्रवृत्ति, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है 0 और 1 के बीच होता है। गुणक तो 4-5 भी आ सकता है, ठीक है। और गुणक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला, ठीक है यार, इसका जो फॉर्मूला ये है। और एक और फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 1 बाय एम पी एस, एक और फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 माइनस एम पी सी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है 0 और 1 के बीच में कौन होगा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, आपका ऑप्शन सही ए होगा, ठीक। देखिए 27 क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 पॉइंट कितना है, 6 है, तो गुणक का मान निकाले। तो देखिए अभी हम एक फॉर्मूला लिखे थे ना, k इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 माइनस एम पी सी का वैल्यू कितना है, 0.6। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय 1 से अगर हम 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, और ये पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इसको सिंपलिस्ट कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आ रहा है 2.5।
आपका यहाँ ऑप्शन क्या है 2.5 6 सी में, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा। 27 का क्या आंसर होगा सी 2.5। क्वेश्चन नंबर 28 में भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है क्या? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 फरवरी से 31 जनवरी। तो आपका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप जानते हैं कि भारत का योजना आयोग जो है, प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 को बना था, और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 के बीच। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमारा जो है प्लानिंग कमीशन, अभी तो प्लानिंग कमीशन कन्वर्ट होकर के जो है नीति आयोग बन गया है, और नीति आयोग भी जो है अभी 1 वर्षीय योजना बनाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो है उसका लेखा जोखा होता है, यानी उसको लेखा वर्ष भी कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है ना। वित्तीय वर्ष को जो है लेखा वर्ष भी कहा जाता है, वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण। आपके बीच ऑप्शन है सरकारी कर्मचारी के वेतन पर खर्च, प्रतिरक्षा व्यय, भूमि अधिग्रहण पर व्यय, इनमें से सभी। देखिए पूंजीगत व्यय क्या होता है, जैसे आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रिज बना रहा है सरकार, रोड बना रहा है, ये सब क्या है पूंजीगत व्यय है। तो कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है भूमि अधिग्रहण कर रहा है, भूमि पर खर्च कर रहा है, तो ये आपका जो हो जाएगा पूंजीगत व्यय। ठीक है, सरकारी कर्मचारी का वेतन जो है रेवेन्यू से दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूंजीगत व्यय किसको कहते हैं, जो भविष्य में लाभ आपको प्राप्त हो सके उससे। ठीक है, तो उसको पूंजीगत कहा जाता है। तो भूमि अधिग्रहण पर भी खर्च कर रहा है, भूमि कहीं ना कहीं भविष्य में क्या करेगा लाभ देगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। लास्ट क्वेश्चन बच जाता है बच्चों 30, मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति। देखिए अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि आपका आईएनआर किसको कह रहे हैं इंडियन रुपीज का, जब वैल्यू घटता है किसके मुकाबले, तो डॉलर के मुकाबले जब आईएनआर का वैल्यू घटता है तो उसको जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले हमारा जो आईएनआर करेंसी है उसका वैल्यू घटता है, या कह सकते हैं कि एक डॉलर बराबर जो है हमारा अभी लमसम जो है 90 रुपया के आसपास में है, 90 रुपया के आसपास में। धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहा है, हो सकता है 100 रुपया हो जाए 1 डॉलर बराबर, तो हमारा पैसा का वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। तो ये हमारी जो आईएनआर का जो वैल्यू घट रहा है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग अवमूल्यन। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में क्या होता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, विनिमय दर कम हो जाता है, विनिमय दर में वृद्धि होती है। इनमें से देखिए हमारा जो है विनिमय दर का जो है कम होते जाता है, हमारा वैल्यू कम होते जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, विनिमय दर कम हो जाता है। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या हो रहा है घट रहा है। कह सकते हैं कि मुद्रा अवमूल्यन की स्थिति में विनिमय दर क्या होता है कम हो जाता है, यानी किसी दूसरे मुद्रा के मुकाबले जो है मूल्य मुद्रा का मूल्य जो है कम होना ही विनिमय दर कम कहलाता है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आप लोग देखिए मिलाइए आप कितना सही